पहला सवाल है, पैरा जम्बल्ड सेंटेंस इन्होंने दिया है, सही तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। तो पहले सारे जो सेंटेंस दिए गए ना उनको एक बार हम पढ़ेंगे। पहला है, एटीट्यूड इज और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल्स अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर विच implies अ hypothetical postulate। कभी भी पैरा जम्बल्ड सेंटेंस को जब आपको सही करना हो तो आप लोगों को ये ढूंढना है कि आपके इस पूरे के पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, वो कहां पर आपको नजर आ रहा है। तो आप जरा एक चीज देखिए, यहां पर एटीट्यूड इज, क्या ये आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के रूप में नजर नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इससे शुरुआत करके देखते हैं। एटीट्यूड इज, क्या है एटीट्यूड? अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है, विच implies, जो कि बताता है, क्या बताता है? एक ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर बताता है या फिर टेंडेंसी बताता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो आसान था ना? तो यहां पर हम एटीट्यूड इज यानी कि ओ से शुरुआत करेंगे। अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट विच implies के बाद क्या आया? अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर यानी कि फिर क्यू, और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल्स यानी कि पी। तो OSRQP, ये देखो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। तो अगर आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो ज्यादा फिर इसके ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। चलिए अगला ट्राई करता है। एक ईडीएम आपको दिया गया है, ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब आपको बताना है। ऑफ एंड ऑन का मतलब हो जाता है कोई चीज जो कि ओकेजनली होती है, इंटरमिटेंटली हैपनिंग होती है। तो इसको मैं हिंदी में कह सकता हूं कि कभी कोई चीज ना कभी कभी वाला फीलिंग दे आपको, कभी कभी, तो उसको हम कहते हैं ऑफ एंड ऑन। जैसे कि कोई आदमी है, वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसको वो प्रोजेक्ट पर खत्म करने में ज्यादा समय लग रहा है, समय पर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है? ऑफ एंड ऑन तरीके से काम कर रहा है। कभी कभी काम करता है जिसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट है जितना समय उसको लगना चाहिए उससे वो ज्यादा ले रहा है। ठीक है। अब ये दो, पहला ऑप्शन यहां पर देखो, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का भी मतलब क्या हो जाएगा? कभी कभी। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना आपके इस ईडीएम ऑफ एंड ऑन का, वो जाएगा कभी कभी, नाउ एंड देन। जब मूड करा कर लिया, नहीं मूड करा तो छोड़ दिया। ठीक है। चलिए भी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जिससे आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस अंडरलाइंड सेगमेंट को। द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज ग्रोन dramatically in the previous decade, chiefly because of a boost in coeliac and Crohn's disease case as well as increasing awareness among health conscious clients। तो इन्होंने क्या दिया है? chiefly because of a boost। chiefly because of a boost, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो फेज है chiefly because of a boost, इसको और ज्यादा प्रिसाइज बनाने की जरूरत है या ना आपको? इसको और ज्यादा सटीक बनाने की जरूरत है। अब जैसे कि इन्होंने किससे संबंध इसका करा है? एक डिजीज के केसेस से, है ना, जिसको लेकर आप लोगों को उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस क्लाइंट्स है उनके बीच में जाने की जरूरत है। इसमें आप ऑप्शन देखिए, प्रिटी मच एंटायरली बिकॉज ऑफ इट्स बॉयल डाउन। क्या कोई ये सही सेगमेंट जा रहा है? नहीं जा रहा। कॉन्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ अ स्पार्क इन, नहीं। ओइंग प्राइमरली टू अ राइज, अब ये जो आपको इन्होंने फेज दिया है, ओइंग प्राइमरली टू अ राइज, ये क्या आपको बता रहा है? ये बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका बता रहा है और कॉन्टेक्स्ट में ये आपका फिट भी हो रहा है, जहां पर वो इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा है। ओइंग प्राइमरली टू राइज इन कोइलिक एंड कॉर्न डिजीज केसेस। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ना यार, ये इसमें जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा टफ था बट आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है कि कौन सा सेगमेंट उस स्टेटमेंट के हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से फिट हो। ठीक है। चलिए भाई, इसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर फॉर्म करना है, तो हमें क्या करना होता है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट इन द न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? एन अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट को ही तो बुक करने की बात कर रहे हैं। और जो वर्ब है वो क्या है? हैव बुक्ड। ये आपका किस प्रकार से कन्वर्ट होगा? हैज बीन बुक्ड, अपार्टमेंट के हिसाब से। तो एन अपार्टमेंट हैज बीन बुक्ड बाई होम? बाई मी इन द न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनी। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये सही जाएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको पर्यायवाची बताना है किसका? इमेंस का। इमेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि किसी डिग्री में क्या होती है? लार्ज होती है, जो कि ग्रेट एक्सटेंट में होती है। मैं इसको हिंदी में कह सकता हूं कि विशाल, है ना, उसको मैं इमेंस कहूंगा। अब इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है।
देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है डिमिन्यूटिव, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कई बार ये पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि लघु है, छोटी है, अनयूजुअली स्मॉल है, उसको हम कहते हैं डिमिन्यूटिव। तो ये तो सिनोनिम नहीं बना। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि तुच्छ है। तुच्छ मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम वैल्यू की है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, कम इंपॉर्टेंस की चीज है, तो उसको मैं कहूंगा ट्रिफलिंग। फिर इन्होंने तीसरा दिया है ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या हो जाता है, जो कि विशाल है। तो इमेंस और ह्यूज जो आपके वर्ड है ना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची बनेंगे। सेट का मतलब क्या होता है, ये समूह होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें चीजों का कलेक्शन होता है। ठीक है। सेलेक्ट दी ऑप्शन, जिसको आप वन वर्ड सब्सटीट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं इस आपके रिबन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, पिछले साल के एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है, एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं ब्लास्फेमी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी रिलीजियस चीज के लिए जब आप डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं, ये ईर्ष्य निंदा होती है, आप पवित्र चीज के लिए निंदा पूर्वक बातें कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है ब्लास्फेमी। तो यहां पर आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये सही जाएगा, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड या फिर रिलीजियस थिंग्स। फिर इन्होंने एक वर्ड दिया है यहाँ पर मिस्टेक, बहुत ही कॉमन वर्ड है। ये वो होता है जिसको सेल्फ सरेंडर करके किसी चीज के कंटेम्पलेशन को पाना होता है, इसको हम रहस्यवादी बोल सकते हैं, रहस्यवादी। ठीक है। दूसरा है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब सभी लोगों को पता होगा, नास्तिक, है ना। नास्तिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर उसका बिलीफ ही नहीं है, वो कहता है कि भाई भगवान भगवान कुछ नहीं है, इस तरीके की बातें कहता है। थीस्ट का मतलब नास्तिक है। ठीक है। तो यहां पर ब्लास्फेमी करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट होगा। एरर बताना है इस सेंटेंस के अंदर, आर सेल्फ शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज। आर सेल्फ से इन्होंने यूज करा है, और फिर वंस नॉलेज। आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये जो आर सेल्फ है, ये यहां पर सही यूज हुआ है। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसको आपका यूज नहीं किया जा सकता किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आर सेल्फ से इन्होंने यहां पर गलत दिया है। करेक्ट आपको यहां पर आर सेल्फ की जगह पर क्या करना चाहिए, वी यूज करना चाहिए कि भाई वी शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज। तो यहां पर पहले वाला आपका जो सेंटेंस का पार्ट था उसमें एरर था। फिर से पैरा जंबल सेंटेंस दिए, चारों के चारों को पढ़ेंगे। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल यूज अक्रॉस द ग्लोब। The economy of Saudi Arabia is based on petroleum. The chief oil field is Garwar field having an estimated 70 billion reserve resource. आप लोग मुझे बताइए, इस सेंटेंस के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन मेन टॉपिक को करता हुआ नजर आ रहा है वो क्या, वो है द इकोनॉमी ऑफ साउथ अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोलियम पर आधारित है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है इसकी कंट्री के अंदर। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स। इस कंट्री के अंदर 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, और ये जो गैस फील्ड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने में मेजर फ्यूल पूरे ग्लोब के ऊपर, है कि नहीं। एंड देन द चीफ ऑयल फील्ड, फिर जो इसके मेजर ऑयल फील्ड रिजर्व्स थे उसमें से हमने चीफ वाले का नाम बता दिया। तो शुरुआत होगी सी से। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम। फिर उस पेट्रोलियम के अंदर हम बता रहे हैं इस कंट्री के अंदर क्या क्या है, बी आ गया। और ये जो गैस फील्ड्स है ये रिस्पॉन्सिबल है, फिर आपका ए आ गया। एंड देन चीफ जो ऑयल फील्ड है वो हमने बता दिया, तो फिर डी आ गया। तो सी बी ए डी, यानी कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम आपको बताना है। होमोनिम का मतलब होता है जो कि एक जैसा आपको स्वर देते हैं। ठीक है। द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू इन अ वर्ड। तो ये रो 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 इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो रो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। एक प्रोपेल होता है, जो मतलब किसी चीज को आप एक तरीके से जब बोट को ओर्स की हेल्प से आगे करने में यूज करते हैं, पंक्तिबद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप अपनी नाव को, है कि नहीं। और ये जो रो है एक इसका मतलब सीक्वेंस भी होता है, जहां पर एक नंबर ऑफ पीपल या फिर चीजों को आप स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर रहे होते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पर आर ओ ई दिया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो रोइंग इंस्ट्रक्टर है वो कमांड कर रहा है इन लोगों को क्या करने के लिए, रो करने के लिए ना। वर्ब क्रिया रो करने का, ये वर्ब वाला जो इन्होंने यूज किया ना ए वाला, इसका मतलब है अपनी नाव को रो करना।
ठीक है। उसके बाद इन अ व्हाट, इन अ रो, ताकि वो एक क्रम में आ सके, तो फिर आपका सी वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें रो का मतलब है सीक्वेंस में, आपकी उस नाव को एक स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए। तो यहां पर पहले में आएगा ए वाला रो, और फिर लास्ट वाले में आएगा ये सीक्वेंस वाला रो। ए सी आपका ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही जाएगा यार इसमें। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, ये आपका अंडरलाइन वर्ड है। सेंटेंस पढ़ेंगे। Sanath had just arrived in Mysore on transfer. He requests his friend Raghu to help him find an appropriate location. Appropriate location. अब आपको सेंटेंस के ऑप्शंस में जो दिए गए पेज है ना, उनको देखना होगा। ये जो appropriate location है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है आपको कि सानत किसी प्लेस टू स्टे, जहां पर वो रुकना चाहता है, उसको ढूंढ रहा है। तो यहां पर रेंटेड अकोमोडेशन सही नहीं जाएगा। यहाँ पर एप्रोप्रिएट लोकेशन पर जाने के लिए थोड़ी ना रघु की हेल्प मांग रहा है ये सानत। वो इसलिए मांग रहा है कि भाई मेरे को वो जगह बता दे जहां पर मैं रेंट पर रह पाऊं। तो ये रेंटेड एकोमोडेशन को लेकर रघु की हेल्प वाला जो आपका बी विकल्प है ना, ये सही जाएगा इसमें। ठीक है। चलिए, 4 सेगमेंट में सेंटेंस डिवाइडेड है, एरर आपको इसमें बताना है। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकहम। तो वर्ल्ड के जो दो बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं वो डेविड बेकहम के साथ खेले हैं। आप बताइए कि टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड आएगा क्या? हाँ। अब ये जो मैंने टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स की बात करी है, बेस्ट फॉरवर्ड्स की बात करी है, ये तो प्लूरल है ना। तो यहां पर मैं हैव प्लेड यूज नहीं करूंगा, तो यहां पर इसमें हैज प्लेड की जगह पर हैव प्लेड आना चाहिए था, है ना। चलिए, सिनोनिम बताना है आपको ब्रिटल का। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज जो कि हार्ड है, बट वो मतलब बिखर जाती है, टूट के, मतलब भंगुर है, टुकड़े में बिखर जाती है, ब्रिटल है नहीं। अब इसका सिनोनिम मुझे बताना है। पहला इन्होंने वर्ड दिया है फर्टिव, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि चोरी छिपके करी जाती है ना। किसी का ध्यान आपके पास ना चला जाए, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी छिपे, तो उसको कहते हैं हम फुर्टिव। फिर एक फेटल वर्ड दिया गया। फेटल का भी मतलब आपको पता है, जो चीज घातक होती है, इससे किसी की मौत मौत हो सकती है, डिजास्टर हो सकता है ना। फिर एक वर्ड दिया गया है फ्रेजाइल। आपने जब कभी भी किसी भी कोई बड़ी चीज को, एसी है या फिर फ्रिज है, उसको जब ले जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो फ्रेजाइल हैं, मतलब वो टूट सकते हैं। तो फ्रेजाइल का भी मतलब क्या हो जाता है, नाजुक, कि वो टूट सकती है। भंगुर का भी मतलब था कि वो बिखर जाएगी टूट टूट कर। तो फ्रेजाइल और ब्रिटल यहाँ पर एक दूसरे के क्या होंगे भाई, पर्यायवाची होंगे, सिनोनिमस होंगे। ठीक है। एक वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है आपको फिकल। फिकल बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है। इसका मतलब होता है जो चीज चेंज कर रही है फ्रीक्वेंटली, बार बार बदल रही है। ठीक है। अपनी लॉयलिटी में, जैसे कि कोई उससे हम कहेंगे कि यार तू मेरे लिए गवाही देगा ना, तो पहले कह देगा हाँ मैं दूंगा, फिर वहां पर जाकर वो दूसरी गवाही दे दे, मतलब वो क्या कर रहा है, फिकल कर रहा है, वो अपनी बात से डगमगा रहा है। ठीक है। सिनोनिम आपको बताना है किसका, चेरिश का। चेरिश वर्ड भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा केयर से रखते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसका ध्यान देते हैं, मतलब किसी को संजोना, किसी को बहुत प्यार से रखना, उसको बहुत ही अच्छे से रखना कि उसको दिक्कत ना आ जाए। इसमें फिर देखते हैं बाकी के वर्ड। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जिसको हम क्या कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं जिसकी, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। एफ्लिक्ट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को पीड़ित करना, पीड़ित करना, एफ्लिक्ट करना। मतलब आपने मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी को ट्रबल में डाल दिया, है ना, किसी के आप दुख का कारण बने, तो इसका मतलब है आपने उसको अफ्लिक्ट किया है। ठीक है। फिर एक वर्ड यहां पर दिया है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है, किसी का पालन पोषण करना, किसी का ध्यान रखना। तो चेरिश और नर्चर सिनोनिम हो जाएंगे भाई, पर्यायवाची हो जाएंगे। ब्रीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उल्लंघन करना, है ना। उल्लंघन करना मतलब ब्रीच कर दिया आपने, आपने एक ऐसा एक्ट किया जिससे कि आपने किसी एग्रीमेंट को तोड़ दिया, है ना, तो वो हो जाएगा ब्रीच। सिनोनिम बताना है भाई आपको एडिक्वेट का। एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपके पास पर्याप्त है ना, आपके पास इतनी है जिससे कि आपका काम निकल जाए, एडिक्वेट मात्रा में है। तो देखो यहां पर सफिशिएंट दिया हुआ है यार, ये इसका सिनोनिम नहीं हो जाएगा, आसान है। अब कोई चीज हिडन है, हिडन का मतलब क्या है, छुपी हुई है।
रिकॉन्साइल, ये एक अच्छा वर्ड है। रिकॉन्साइल का मतलब होता है किसी से आप मेल मिलाप कर रहे हैं, किसी से आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंडली रिलेशंस को रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, किसी का मूल्यांकन करना, किसी को जज करना कि वो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी की क्वालिटी के बारे में पता लगाना, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, इवेल्युएट करना। तो सफिशिएंट और एडुकेट यहां पर सिनोनिम बनेंगे एक दूसरे के। मिस स्पेल्ड वर्ड आपको इन सेंटेंस के अंदर, ये 4 सेंटेंस दिए हैं आपको, इन 4 में आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढने हैं भाई। 4 स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग एग्जाम में हो सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड मिस स्पेल्ड ये देते हैं ना, वो कॉमनली होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड होता है। अब इन्होंने देखो पहला सेंटेंस है द न्यू रेस्टोरेंट, ये पहला वाला ही आप देखो, क्या रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये होती है, या फिर REST, रेस्ट याद रखेंगे, फिर आप AURANT, ये होती है। तो यहां पर ये वाली स्पेलिंग गलत है, तो आपका पहली स्पेलिंग ये हमने ढूंढ ली। दूसरे स्टेटमेंट पे आइए, आई कांट बिलीव। अब यार ये बिलीव देखिए, ये बिलीव की स्पेलिंग सही है क्या? बिलीव की स्पेलिंग करेक्टली क्या होती है, BELIEVE, और इन्होंने EIVE दिया है, तो ये वाली स्पेलिंग यहां पर गलत है। तो देखो ये इसमें देखो चौथे वाले ऑप्शन में रेस्टोरेंट बिलीव है ना। पर तीसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन बाय फ्राइडे। अभी असाइनमेंट की स्पेलिंग देखो, असाइनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ASSIGN, और फिर हम लगा देंगे MENT। ये इन्होंने देखो यहां पर क्या दिया है, एन नहीं दिया है। फिर चौथा है शी फेल्ट अटरली एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड की स्पेलिंग गलत दी है। एम्बेरस्ड की सही स्पेलिंग क्या होती है, EMB, एम्बे, ए लगाएंगे फिर 2 आर आएंगे यहां पर, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग रहेगी। ये चौथे वाले ऑप्शन में जो ये 4 इन्होंने वर्ड दिए ना हर सेंटेंस से, वो वाले मिस स्पेल्ड थे। ठीक है। इस ईडीएम का एप्रोप्रिएट मीनिंग बता दीजिए, एट अ लो एब, बहुत ही कॉमनली ईडीएम है, कई सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर इस ईडीएम को यूज करा जाता है। इसका मतलब होता है कोई जो कि एक वीक स्टेट में है, वीक स्टेट में, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई एक डिप्रेस्ड स्टेट में है, तो उसको हम कहेंगे एट अ लो एब, यानी कि कमजोर या फिर किसी उदास स्थिति में होना। तो देखो ये आपको दिया है इन्होंने चौथा वाला ऑप्शन, इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, ये आपका इसमें सही मीनिंग जाएगा इस ईडीएम का, याद रखिएगा। जैसे सेंटेंस के अंदर हम कहते नहीं है कि कोई कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लोगों को ले ऑफ करा है। तो जब कंपनी ले ऑफ को अनाउंस करती है, तो कंपनी के वो एम्प्लॉय होते हैं, उनका मोराल कैसा होता है, जिनका ले ऑफ नहीं होता है, वो डिप्रेस्ड स्टेट में होते हैं ना, उनको लगता है कि यार हमारे साथी लोग चले गए, हमारा नंबर ना आ जाए, तो वो किस में होते हैं, एट अ लो एब में होता है। ठीक है। सेलेक्ट दी ऑप्शन जो कि इसको पैसिव वॉइस के अंदर सही तरीके से अरेंज करेगा। आप बताइए पैसिव वॉइस के अंदर जो इसका वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द टीनेजर डिलीवर्ड दी स्पीच, दी स्पीच क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, डिलीवर्ड इन्होंने यूज किया एक्टिव वर्ड, इसको हम क्या करेंगे, वॉज डिलीवर्ड, तो द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय द टीनेजर, ये बी वाला ऑप्शन चला जाएगा इसमें। ठीक है। आपको ये अंडरलाइन जो सेगमेंट दिया है इसको देखना है कि इसको आप सब्सटीट्यूट करके क्या कर सकते हैं। दिस बुक गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्रीडम फाइटर हु लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल सर्विंग आवर मदरलैंड। दिस बुक गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन, अब देखो यहां पर क्या है, ये जो गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन है, ये किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होनी चाहिए ना नहीं होनी चाहिए, जो कि किसके साथ एग्री कर रही है, दिस बुक के साथ एग्री करनी चाहिए। और फिर इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मच इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, मैनी इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, दिस बुक गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन, तो गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन, ये तीसरा वाला जो सेगमेंट है ये वाला सही जाएगा इसमें, है ना। तो गिव्स आएगा ना, जो कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है बुक उसके साथ जाना चाहिए, तो गिव्स अस आएगा यहां पर। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आपको यहां पर दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी का आपको यहां पर कुल मिलाकर ढूंढना है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसका मतलब होता है लचीलापन। करेक्ट स्पेलिंग फ्लेक्सिबिलिटी की क्या होती है, फ्लैक्स लिख देंगे पहले, फिर एबिलिटी, ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये जाएगा इसके अंदर भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 4 ऑप्शन में ढूंढना है फ्लेक्सिबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। एंटोनिम बताना है भाई मटेरियल का, मटेरियल का मतलब सबको रटा हुआ कोई चीज जो कि क्या है, भौतिक है ना, किसी का जो फिजिकल है, जिसको मैं टेंजिबल कह सकता हूं, जिसको आप सेंसेस से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, इसका विलोम मुझे ढूंढना है।
जिस चीज को आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं उसका विपरीत क्या हो जाएगा, ऐसी चीज जो कि हमारे आइडिया में ही रहती हो, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसे हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उसका देखो वर्ड यहाँ पर दिया है इन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज जो कि क्या होती है, सैद्धांतिक होती है, जिसको आप फिजिकल सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उसको आप अपने माइंड के आइडियाज के थ्रू एग्जिस्ट देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर सही जाएगा भाई। लीजिए भाई, हम आ गए हैं अब क्लोज टेस्ट पर, तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। कल्चर इज understanding and protecting like the cultivation of a garden, not the destruction or eradication of its roots. Understanding the roots and seeds, taking much care and providing instructed nourishment, important for good gardening. Culture also is similar. Understanding its acquaintance, literature and art and careful protection are required. Culture is the way of life of a particular society in which a group of people live together in one place. The society's culture is visible in its literature, art, social system, language, and religion. It is a combination of traditions, customs, institutions, food habits, manner, rulers, thoughts, tests. Yeah. Usually, families' culture to the younger generations. As a family system is becoming weak, school, colleges, universities should take up this responsibility as education should promote potential values of its culture. The role of universities only to issue course completed certificates. इसके अंदर क्या बात हुई है? इसके अंदर बात हुई है कि भाई जो आपकी कल्चर है वो आजकल फैमिलीज के अंदर कम हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज को सामने आना चाहिए, उनको ये वैल्यूज देनी चाहिए, उनको सिर्फ अपने सर्टिफिकेट और अपने कोर्स को कंप्लीट कराने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। कल्चर इज अंडरस्टैंडिंग प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन। तो कल्चर इज टू क्रिएट, या फिर कल्चर इज क्रिएट, ये कल्चर इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर प्रोटेक्टिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कल्चर इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन। तो यहाँ पर क्रिएटिंग आपका आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे आएंगे, सेकेंड वाला भरेंगे भाई। टेकिंग मच केयर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग। Providing instructed nourishment was important for, were important for, are important for और is important for। तो ये जो taking much care and providing instructed nourishment are important for good gardening, कई सारी चीजें हैं ना, कि understanding the roots and seeds, taking much care and providing instructed nourishment, ये प्लूरल चीज हो गई ना, तो यहां पर आपका आर आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है तो आपका आर आएगा इसमें, ठीक है। फिर है भाई, कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, लिटरेचर एंड आर्ट। अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस इन लिटरेचर, फॉर लिटरेचर, विद लिटरेचर एंड आर्ट, या ऑन लिटरेचर एंड आर्ट। तो कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस विद लिटरेचर एंड आर्ट। तो यहां पर विद आपका आएगा, जो कि कॉमन कलेक्शन को बता रहा है, जो कि लिटरेचर और आर्ट से उसकी फैमिलैरिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे आएंगे भाई, चौथा वाला देखिए। यूजुअली फैमिलीज कल्चर टू यंगर जनरेशन, यूजुअली फैमिलीज ट्रांसमिट कल्चर टू यंगर जनरेशन, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट्स, या फिर ट्रांसमिटिंग। तो यूजुअली फैमिलीज, फैमिलीज प्लूरल हो गया, तो यहां पर आएगा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप किसी को प्रेरण दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ट्रांसमिट आएगा। फैमिलीज था तो ट्रांसमिट्स नहीं आएगा, क्योंकि फैमिलीज प्लूरल में है, तो वर्ब ये आपका यहां पर ट्रांसमिट लेगा, ठीक है। ओके, पांचवा देखेंगे भाई। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इशू कोर्स, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड रिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्ट। आप लोग बताओ, कि हमने यही तो कहा है कि भाई यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो सिर्फ कोर्स को कंप्लीट कराने में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स। तो ये ए वाला ऑप्शन जाएगा इसमें, ठीक है। आसानी था ये वाला